मेरे दोस्त आज बात करने वाला हूँ बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर में, जिनके पास दोस्तों सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, चाहे वो आप ऑनर्स में क्यों ना हो। दोस्तों हमारे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉरेन पॉलिसी, यानी कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इससे पहले बताना चाहूँगा आप सभी को कि दोस्त मेरी सारी वीडियो सब सेक्वेंस में देखना। इससे पहले इस टॉपिक पे पहली वीडियो आ चुकी है, तो प्लीज़ मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहता हूँ आप उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखें। और दोस्त सबसे पहली बात तो ये, मैं वीडियो को लंबी ना बनाकर छोटे छोटे वीडियोस को अपलोड करूँगा ताकि आपके माइंड में अच्छे से बैठे। दोस्तों इससे पहले बता दो, दिस इज मनीष वर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों चलिए टॉपिक करते हैं स्टार्ट। से क्या होता है ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी, या विदेशी संबंध कह लो या विदेश नीति कह लो, भारत की स्पेशली बात करने वाली है। और इस पे दोस्तों क्वेश्चन उठकर आना ही आना है। तो इस पे जो क्वेश्चन आएगा आपको कैसे करना है, क्या लिखना है और हमें पढ़ना क्या है इसके अंदर, इन तमाम चीज़ों की बात करने वाले हैं हम आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों क्यों ना हम बिना टाइम ख़राब किए सबसे पहले बता देता हूँ, अगर दोस्त आपने अभी तक हमारे एंड्रॉयड मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लो। ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट नहीं किया तो वह विजिट कर लो फटाफट, थोड़ा देख लो भाई, अपडेट पता चल जाएगा। अपडेट जो आते हैं वहाँ पे मिल जाते हैं आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर फॉरेन पॉलिसी की, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की। इससे पहले आपको एक चीज़ समझना, इंडियन फॉरेन पॉलिसी डोमेस्टिक और एक्सटर्नल, अपने आंतरिक और बाहरी, इन दोनों चीज़ों से डिटरमाइंड होती है। क्या होता है, बनता है। एक होता है क्या है, ये बनता कैसे है और इसको इफेक्टेड किस प्रकार से क्या है। तो हम सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ऑनवर्ड, सेकेंड वर्ल्ड वार पूरे दुनिया में, अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो यूरोप के अंदर दोस्तों आर्थिक सामाजिक चेंजेस का खकार उठ चुका था। वहाँ पे क्या हो रहा था, संघर्ष चल रहा था। समाजवाद लाना है तो पूंजीवाद लाना है, स्पेशली बात करें यूरोप की। लेकिन यूरोप के बाद अगर हम एशिया की बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यानी कि 1945 के बाद बल्कि तमाम कंट्री आज़ाद हो रहे थे, जिसमें नाम है हमारे देश भारत का भी। 1947 में लगभग दोस्तों 200 साल से भी अधिक वर्ष तक हम गुलाम रहे और उसके बाद भारत आज़ाद हुआ 1947 में। मानोगे नहीं भाई, 1947 के लगभग 3 सालों के बाद यानी कि 1950 तक वर्ल्ड के 100 कंट्री से भी अधिक आज़ाद हो चुके थे। वर्ल्ड के लगभग 100 से भी अधिक देश आज़ाद हुए थे, लेकिन 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। 1948 से हमारा बगल श्रीलंका आज़ाद हो गया था। लेकिन दोस्त इससे पहले आपको एक चीज़ समझना है, हम आज़ाद तो हुए लेकिन वास्तविक आज़ादी हमें मिली थी कि आज़ादी के बाद हमें जो करना होता है क्या हमने उसको अच्छे से कर पाए थे। सबसे पहले जब हम आज़ाद हुए तो वर्ल्ड में हमारा क्या संबंध हो भाई उस देश से, यानी कि मान लो भारत है, भारत का संबंध अमेरिका के साथ कैसा होना चाहिए, पाकिस्तान के साथ कैसा होना चाहिए, रूस के साथ कैसा होना चाहिए, रूस मतलब सोवियत संघ यूएसएसआर, ब्रिटेन के साथ कैसा होना चाहिए, फ्रांस के साथ कैसा होना चाहिए। ये जो कैसा होना चाहिए, जो ये शब्द है ना, यही तो चीज़ है, यही तो लोचा है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जो हमें बताता है कि हमारा संबंध उस कंट्री से कैसा होना चाहिए। पहली चीज़ फॉरेन पॉलिसी की बात करेंगे हम यहाँ पे। इससे पहले बात करते हैं हम इंटरनेशनल रिलेशंस के, भारत का रिलेशन कैसा होना चाहिए। लेकिन अब फॉरेन पॉलिसी यानी कि भारत किन किन रास्तों पे चलेगा, आया समझ में। फॉरेन पॉलिसी मतलब क्या होता है कि भारत किन किन रास्तों पे चलेगा और इस रास्ते को अपनाकर विकास करेगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाएगा भारत के अंदर, इंडस्ट्री लाएगा, विकास करेगा, अपने देश के नागरिकों की तरक्की करेगा। दोस्तों ये तो हो गया यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी की बात। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बावजूद भी हमारे पास काफ़ी सारे चुनौतियाँ थी, को हैंडल करना हमारे लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। दोस्तों 1947 के बाद हम अकेले भारत आज़ाद नहीं हुए थे, मैंने आपको बताया लगभग 100 से अधिक कंट्री आज़ाद हुए थे। लेकिन अगर मैं भारत की बात करूँ यहाँ पे तो दोस्त आज़ादी के बाद यानी कि स्वतंत्रता मिलने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी भाई, ये जो हमें इंडिपेंडेंस, भाई जो हमें स्वतंत्रता मिली है इसको बरकरार कैसे रखें। बरकरार मतलब भाई ये मिल तो गई लेकिन हमें कोई फिर से गुलाम ना बना ले। सबसे पहली बात आया समझ में, इस स्वतंत्रता को बरकरार कैसे रखे। और सेकंड थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट इसको मानता हूँ दोस्त मैं, वो था आर्थिक विकास कैसे करें। देखो आर्थिक विकास का मतलब यहाँ पे था कि भाई लोगों को बेरोजगार कैसे, जो बेरोजगार है लोग उनको रोजगार कैसे दे, उनकी रोजगार कैसे दे उनको, तो बेरोजगारी को ख़त्म करने की बात कही गई। तो यहाँ पे दो समस्या जिसको हम दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं। सबसे पहले क्या, हमारी जो इंडिपेंडेंट है, हमको जो मिली थी इंडिपेंडेंट, हमको जो फ्रीडम मिला था उसको बरकरार कैसे रखा जाए, पहली चीज़। सेकंड दिन क्या था, आर्थिक विकास कैसे किया जाए। और दोस्तों मानोगे नहीं कि भारत जैसा तेज वर्ल्ड में कोई चला नहीं, इन दोनों का रास्ता हमने ढूंढ निकाला। भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे,
मैंने भारत के पहले प्रधानमंत्री नहीं कहा, विदेश मंत्री कहा। हमारे दोस्तों भारत के पहले विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री एक ही जने थे, जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। दोस्त ध्यान रखना, विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। तो इनके द्वारा एक ऐसी पॉलिसी बनाई गई जिसका नाम था नॉन अलाइंस्ड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। इस आंदोलन के द्वारा, नॉन अलाइंसमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन के द्वारा इन दोनों चीज़ों को बरकरार और पाने की बिल्कुल कोशिश की गई। कैसे? देखो यार, गुट निरपेक्ष का मतलब क्या था कि हम किसी भी वर्ल्ड के जो समूह हैं, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद शीत युद्ध स्टार्ट हो गया था, भारत आज़ाद हुआ था, आर्थिक विकास की समस्या थी, तो स्वतंत्रता को बरकरार रखने की भी समस्या थी। तो इसी दौरान एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आई कि भाई गुट निरपेक्ष, गुट मतलब समूह, ग्रुप्स, निरपेक्ष मतलब अलग रहना, मूवमेंट चला दिया हमने। भारत के द्वारा जवाहरलाल नेहरू जी थे और उन्होंने एक मूवमेंट चलाया कि हम किसी में भी शामिल नहीं होंगे, चाहे वो हो अमेरिका, चाहे वो हो सोवियत संघ। अगर शामिल नहीं होंगे तो इंडिपेंडेंस को कोई खतरा नहीं आएगा। पहला चीज समझ में आ गया, क्योंकि देखो अमेरिका में शामिल हो गए तो भाई जो अमेरिका कहेगा भाई वो भारत को मानना पड़ेगा और सोवियत संघ की दुश्मनी लेनी पड़ेगी। और अगर हम सोवियत संघ में शामिल हो गए तो जो सोवियत संघ कहेगा वो हमें मानना पड़ेगा और अमेरिका से दुश्मनी लेनी पड़ेगी, क्योंकि भाई अमेरिका सोवियत संघ तो आपस में दुश्मन है ना। तो जो अमेरिका का दुश्मन है वो भारत का दुश्मन भी हो जाएगा, है ना। अगर हम अमेरिका के साथ है तो, अगर हम सोवियत संघ के साथ है तो सोवियत संघ का दुश्मन भारत का भी दुश्मन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई, हमें भाई अपनी इंडिपेंडेंस को देखना है, हमें दुश्मनी नहीं बनाना, और भारत किसी में शामिल नहीं हुआ। इसको कहा गया गुट निरपेक्ष आंदोलन। पहली चीज़ तो हमने यहाँ पे सोल्व कर ली। और सेकेंड थिंग बात क्या आया, आर्थिक विकास का। हम ना अमेरिका में शामिल हुए ना सोवियत संघ में शामिल हुए। हमने क्या कहा, भाई हम तो दोनों से आर्थिक हेल्प मांगेंगे, भाई इकोनॉमिकल रूप से हम हेल्प चाहिए हमें, तो अमेरिका से भी सोवियत संघ से भी ना हम लड़ेंगे ना लड़ने देंगे, शांति में विश्वास करते हैं, निशस्त्रीकरण का रास्ता अपनाते हैं। निशस्त्रीकरण का मतलब क्या होता है दोस्तों, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं मुझसे कमेंट में। निशस्त्रीकरण, हथियारों को होड़ को बढ़ावा न देना। दोस्तों ध्यान रखना, निशस्त्रीकरण, हथियारों की ओर को बढ़ावा न देना। यानी कि भाई देखो हथियार वगैरह है, परमाणु बम हो गया या कोई सा भी आइटम बम या जितने भी है ना, ये इन सबको बढ़ावा मत दो, इससे मानव जाति को खतरा होता है। कहने के बाद सिंपल यहाँ पर ही है। तो मेरे दोस्त आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। यहाँ तक हमने सिर्फ अभी छोटा सा एक इंट्रोडक्शन पढ़ा है, इसका इंट्रोडक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं, इंडियन फॉरेन पॉलिसी। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, इसलिए जरूरी हो जाता है कि उनके विचार क्या था हमारी आज़ादी को लेकर और हमारी फॉरेन पॉलिसी को लेकर। इसलिए डीपली में जो हम पढ़ने वाले हैं, इसमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जवाहरलाल नेहरू जी से। एग्जाम में जब आंसर लिखोगे ना, तो जो अभी मैंने इंट्रोडक्शन बताया उसके बाद आपको नेहरू के विचार बताने होंगे एग्जाम के अंदर भी। आया समझ में? दोस्तों ये टॉपिक की BA प्रोग्राम वाले पास तो है ही है, जो 3rd ईयर में है, और दोस्तों ऑनर्स वाले बच्चों के पास भी है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले, और जो बच्चे क्लास 12th में भी है ना भाई, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डीपली पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे एक चीज़ है, जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करें तो देखो यार, वो आज़ादी को लेकर बड़े भाई चौकन्ने रहते थे। भाई कब मिलेगी आज़ादी, कब मिलेगी आज़ादी, देखो संघर्ष तो कर रहे थे। तो इसी संघर्ष के दौरान जब हमें आज़ादी मिली भी नहीं थी, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 23 मार्च 1947 को, कब? 23 मार्च 1947 को एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस, दोस्तों कॉन्फ्रेंस किया गया, एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस, यानी कि एशिया के देशों के बीच में अच्छे रिलेशंस हो, अच्छे संबंध। तो दिल्ली के अंदर एक मीटिंग बुलाई कि उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने एशिया के तमाम देशों को बुलाया, भाई भारत के अंदर आओ और हम कुछ पॉलिसी बनाएंगे। अंदर कहीं ना कहीं गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रख दी गई थी। भाई हम तो एक ऐसी पॉलिसी अपनाएंगे जो हम महाशक्तियों में शामिल नहीं होंगे, शीत युद्ध में हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। इस पर कुछ और भी बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है। इससे पहले लेकिन जानना है कि एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस जो हुआ था ये 23 मार्च 1947 को जब हुआ, जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था। और इस समय तमाम कंट्री को बुलाया गया एशिया के, और ये बातें की गई कि भाई हमें वर्ल्ड के तमाम जो ग्रुप्स हैं,
समाजवादी हो या पूंजीवाद हो, हम इसमें शामिल नहीं होना। हमें इन दोनों से हटकर आर्थिक विकास करना है, अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखना है। तो इस प्रकार से दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने इस मीटिंग में, इस कॉन्फ्रेंस में ये सारी बातें रखी। इसके बाद भी दोस्तों कुछ बातें कहा इन्होंने, 5 बातें कही थी। कौन कौन सी वो बात था जो आपको पता होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू दोस्तों, इन्होंने जब ये कॉन्फ्रेंस चल रहा था उसमें कुछ दलीलें दी कि इन्होंने कहा कि भाई जो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी होगी ना, वो इन सभी बातों पर डेडिकेटेड होगी। वो बात क्या था, सबसे पहले इन दोस्तों बात करी थी स्वतंत्रता की। इन्होंने एक बात कहा है, भाई ये स्वतंत्रता जो है ना किसी के बाप के देन नहीं है या कोई दान में नहीं मिलता, ये काफ़ी संघर्षों के बाद मिलता है। तो ये जो स्वतंत्रता मिला है ना, हमें इसको बरकरार रखना है। स्वतंत्रता को, हमारी इंडिपेंडेंस को कोई हमसे छीन ना ले, इसको हमें बरकरार रखना है, इसकी हमें रक्षा करना है। ऐसा कहा गया जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो सबसे पहली जो उनके दलीलें थी, सबसे पहली जो इन्होंने बात कहा वो था सिक्योर करना है हमें इंडिपेंडेंस को, हमारी इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्टिव रखना है, पहली बात। सेकंड बात क्या कहा इन्होंने, शांति और प्रगति करना है भाई हमें। सेकंड बात क्या कहा है इन्होंने, भाई हमें करना शांति और प्रगति। देखो यार, जवाहरलाल नेहरू की अगर मैं बात बताऊं तो ये समाजवादी कुछ ज़्यादा थे, ये समाजवाद को फॉलो करते थे। हाँ, हमारे अच्छे रिश्ते थे सोवियत संघ के साथ, क्योंकि सोवियत संघ ने ब्रिटेन पे दबाव डाला था भारत को आज़ाद करने के लिए। भाई भारत को आज़ाद कर, हमारे अच्छे रिश्ते थे सोवियत संघ के साथ, जितने अच्छे रिश्ते हमारे अमेरिका के साथ नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो जवाहरलाल नेहरू थे दोस्त, ये शांति और प्रगति चाहते थे, क्योंकि इन्होंने निशस्त्रीकरण, हथियारों की होड़ को बढ़ावा न देना, इसको समर्थन किया था। तो दोस्तों ये चाहते हैं कि शांति करो भाई, शांति वही प्रगति है। वरना अगर अब अशांति करोगे तो प्रगति नहीं दुर्गति हो जाएगी, उस समय क्या हो जाएगा, दुर्गति हो जाएगी। तो सेकंड पॉइंट क्या इन्होंने बताया, भाई शांति के साथ प्रगति करो, शांति के साथ प्रगति करो। आया समझ में। इसके बाद दोस्तों इन्होंने पूरे वर्ल्ड के जितने भी कंट्री है उन सभी कंट्रियों के अंदर आर्थिक समस्याओं को गिनवाया। किसको गिनवाया, आर्थिक समस्याओं को। देखो आर्थिक समस्याएं कैसे क्रिएट होती है, सोचो। मान लो आज भारत के अंदर हम एक लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर, चीन के बाद हमारी नंबर आता है। अब दोस्तों उसको ही पीछे छोड़ने वाले हैं हम। पता आज़ादी के बाद से हमने कुछ किया ना किया हो, लेकिन दोस्तों जनसंख्या पैदा करने में महारत हासिल कर रखा है हमने, जनसंख्या पैदा करने में महारत हासिल कर रखा है। और इन्होंने एक बात कहा, आर्थिक समस्याएं बेरोजगारी कारण पैदा होता है, तो बेरोजगारी खत्म करेंगे, महामारी को खत्म करेंगे, भारत को बीमारी खत्म करेंगे। और ये जो समस्या है ना, आर्थिक समस्या है, इसको जड़ से खत्म करेंगे। जवाहरलाल नेहरू कहा, इसके बाद इनकी बेटी इंदिरा गांधी ने कहा, यहाँ तक कि नारा दे डाला, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों आज के प्रधानमंत्री आरक्षण दे देते हैं, उस समय के प्रधानमंत्री ना जाने क्या कर देते हैं। बट आज भी देश बीमारू देश, आपको पता होना चाहिए कि भारत की छवि एक समय थी सोने की चिड़िया वाली देश, लेकिन आज एक बीमारू देश की हालत बनकर रह चुका है। बीमारू भाई को अब कुछ करना ही नहीं चाह रहा, और कुछ करना भी चाहता है तो भाई अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपको इतना टॉर्चर किया जाता है, मामला साफ कर दिया जाता है। तो आर्थिक समस्या में जो सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ इसको, आर्थिक समस्या को सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसे की प्रॉब्लम सबके पास है, चाहे आप हो या मैं हूँ। वर्ल्ड का इस पर जो अर्थ पे है ना, क्योंकि अर्थ का मतलब क्या है, अर्थ पे जो आया है वेल्थ लेना जानता है। दोस्तों अर्थ और वेल्थ दोनों साथ साथ चलते हैं। अर्थ पे जो है उसके नीड वेल्थ से जरूरत होगी, वेल्थ मीन्स धनी, मनी, पैसा। आया समझ में। नेक्स्ट इनका दोस्तों क्या है, फोर्थ पॉइंट, आर्थिक समस्या के बाद इन्होंने बताया भाई यूएनओ जो है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, हम इसका समर्थन करेंगे। क्या बोला इन्होंने, हम भाई यूएनओ का समर्थन करेंगे, शांति में हो या युद्ध की स्थिति में हो, हम यूएनओ को अपनी सेनाएं भेजेंगे। और तो मानोगे नहीं भाई, जब भी यूएनओ के पास, देखो यूएनओ के पास अपनी कोई सेना नहीं है। हम आए दिन सुनते रहते हैं कि यूएनओ में चीन ने वीटो लगा दिया, अमेरिका ने वीटो लगा दिया, रूस ने वीटो लगा दिया, ये पावर रोक दी, ये बिल रोक दिया। अब कर क्या सकते हैं भाई, क्योंकि इसके ऊपर परमानेंट अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, बल्कि ये 5 तमाम कंट्री हैं भाई जिनका पूरे यूएनओ पे कब्जा है। लेकिन इसके बाद भी हम, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी का मानना था, हम यूएनओ का समर्थन करेंगे, इससे वर्ल्ड में शांति पैदा करेंगे हम, और आर्थिक विकास को जन्म देंगे। आया समझ में। एंड फिफ्थ पॉइंट, दो दोस्त भारत इससे गुजर चुका है, भारत इसका सामना कर चुका है, वो था साम्राज्यवाद का विरोध करना, साम्राज्यवाद का
विरोध। दोस्तों ये सारे जो हम व्यूज़ पढ़ रहे हैं, ये टोटल पाँचों के पाँचों ये जवाहरलाल नेहरू की देन थी। ये पाँचों जो है ये जवाहरलाल नेहरू ने इस कॉन्फ्रेंस में कहा था। इसको हम पढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि हम जवाहरलाल नेहरू के क्योंकि मैंने इस टॉपिक की स्टार्टिंग जवाहरलाल नेहरू से करी है, क्योंकि उस समय वो देश के विदेश मंत्री के साथ प्रधानमंत्री भी थे, इसलिए इनके बारे में आपको बताना जरूरी हो जाता है। इससे पहले समझते हैं हमारे 5वां पॉइंट, साम्राज्यवाद क्या होता है ये जिसका हम विरोध कर रहे थे। भाई साम्राज्यवाद होता है जब कोई भी भारी कंट्री, भारी मतलब जो भी कोई वर्ल्ड की सबसे शक्तिशाली कंट्री आकर कमजोर कंट्री को अपने कब्जे में ले ले। आया समझ में? वर्ल्ड की सबसे शक्तिशाली कंट्री उस समय की बात कर रहा हूं मैं। ब्रिटेन था, आया, भारत को गुलाम बनाया, कब्जा किया, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, और भारत में व्यापार करने का, राजनीति चलाने का, यानी कि राज्य को चलाने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया, मोनोपोली प्राप्त कर लिया। दैट इज नोन एज इम्पीरियलिज्म। क्या कहते हैं इसको? हम साम्राज्यवाद कहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्त जो जवाहरलाल नेहरू जी का कहना था, स्वतंत्रता की बात हो या शांति के साथ प्रगति की बात हो या आर्थिक समस्याओं को सोल्व करने की बात हो, तो यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये कब बना था? 24 अक्टूबर 1945 को ये बना था। 30 अक्टूबर 1945 को ही भारत इसमें शामिल हो गया था। लगभग 6 दिन के बाद भारत इसमें शामिल हो गया था। और जब से हमने दोस्तों एक सिद्धांत अपना लिया कि यूएनओ का समर्थन करना है, जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था बात साफ साफ, और इसके बाद इन्होंने शांति की बात कर रही रहती साथ साथ। यूएनओ को दोस्त अगर कभी भी सेनाओं की जरूरत पड़ती है, फौजों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मैंने आपको बताया भी कि उसके पास अपनी फौज नहीं है, तो भारत अपनी फौज भेजता यूएनओ के पास, ताकि कहीं भी कंट्री में कहीं पे कोई अशांति है तो वहाँ पे शांति कायम किया जा सके। और सबसे लास्ट पॉइंट दोस्त वो है हमारा साम्राज्यवाद का विरोध। देखो भारत साम्राज्यवाद का विरोध करता है क्योंकि भारत उसकी मार झेल चुका है। 200 से ऊपर साल तक हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, 750 साल से ऊपर हम मुसलमानों के गुलाम रहे। भाई गुलाम तो गुलाम रहे, तो भारत इसकी मार झेल चुका है। तो आप सबको ये बात पता होना चाहिए। इससे पहले दोस्त बता दूं, आज के इस वीडियो में हमने सिर्फ यही डिस्कस किया। इससे पहले ध्यान रखना दोस्तों, ये हमारी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो प्लीज़ ज़रूर देख ले। मैं दोस्तों सेकंड वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा इंडियन फॉरेन पॉलिसी का और नेहरू जी के व्यूज़ पढ़ा। थर्ड वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में। दोस्तों मिलते हैं थर्ड वीडियो में। इससे पहले बता दूं, हमारे दोस्तों ऑफिशियल जो ऐप है उसको जरूर डाउनलोड कर लेना। वीडियो लगी कैसे भाई मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। दोस्तों आपका अगर लाइक करने का पैसा नहीं लगता, लेकिन भाई इस वीडियो को बनाने में बड़ा मेहनत लगता है, दिन रात एक करना पड़ता है, तो हाथ जोड़कर विनती है भाई आप सभी का साथ है, वरना मेरी क्या औकात है। तो जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। कहने से पहले बता दूं भाई, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर करना भाई। बस जय हिंद, जय भारत।